हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका जो टॉपिक है वो चल रहा था प्रबंध के सिद्धांत। तो मैं जो अब आपको करा रहा था मैं फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत, यानी जो फ्योल साहब हैं उन्होंने कुछ प्रबंध के सिद्धांत दिए थे, उनके बारे में मैं बात कर रहा था। तो मैंने आपको फ्योल का परिचय दिया था, तो एक बार हम जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया है उसका रिवाइज कर लेते हैं। हेनरी फ्योल का जो जन्म है वो 1841 में फ्रांस में हुआ था, ये मैंने आपको बताया था। इन्होंने जो प्रबंध का जो ज्ञान है वो उन्होंने एक फ्रांस की एक कोयले इस्पात की एक कंपनी थी, उसमें एक प्रबंधक के रूप में काम करके प्राप्त किया था। सन 1860 में इन्होंने इंजीनियर स्नातक की परीक्षा पास करी थी। उसके बाद ये जो कंपनी में कनिष्ठ प्रबंधक के रूप में नियुक्त हो गए थे। सन 1872 में इन्होंने वरिष्ठ प्रबंधक तथा सन 1888 में उसी कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया था। जब इन्हें कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था तब वो जो कंपनी है उस समय वो कंपनी दिवालियापन की स्थिति में थी। उन्होंने अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर इस कंपनी को दिवालिया होने से बचाया था और सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया था। वे इस पद पर यानी जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए थे 1918 तक कार्यरत रहे थे। जो इन्होंने योगदान दिया है फ्योल द्वारा जो योगदान दिया गया है, फ्योल पहले से प्रबंधक थे जिन्होंने नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि प्रबंध के 4 कार्य किए थे। जो हेनरी फ्योल हैं इन्होंने 4 कार्य दिए थे। ये सबसे पहले हेनरी फ्योल के द्वारा ही बताया गया था। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, एक बार रीडिंग भी कर सकते हो आप। फ्योल पहले ऐसे प्रबंधक थे जिन्होंने नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण आदि प्रबंध के 4 कार्य बताए थे। उन्होंने अपने अनुभव से यह जाना कि औद्योगिक इकाई के कार्यों को तकनीकी, वाणिज्यिक, वित्तीय, सुरक्षा, लेखाक्रम एवं प्रबंध में बांटा जा सकता है। उनकी प्रबंध प्रक्रिया की सर्वव्यापकता का प्रचारक होने के कारण उन्हें सर्वव्यापकता या सार्वभौमिकता सिद्धांत का रचयिता भी कहते हैं। फ्योल के अनुसार प्रत्येक संगठन में प्रबंध चलाने के लिए अपने सुनिश्चित सिद्धांत हैं। यही प्रबंधक अपने कार्य में इन सिद्धांतों को ध्यान रखे तो उसे सफलता निश्चित मिलेगी। ठीक है, उसके बाद प्रबंध के सिद्धांत दिए थे। पहला जो दिया था हेनरी फ्योल द्वारा जो दिया था, हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत बताए थे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, यानी 14 सिद्धांतों का वर्णन किया है। तो उसमें जो पहला सिद्धांत है वह है कार्य विभाजन का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो कार्य विभाजन के सिद्धांत मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से कराया था। कार्य विभाजन क्या होता है, यानी किसी व्यक्ति को उनकी क्षमता और योग्यता के आधार पर कार्य सौंपा जाना चाहिए जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके है और जो कार्य है वो अच्छे ढंग से हो सके और अपना जो लक्ष्य है उसको आसानी से प्राप्त कर सको। ये कार्य विभाजन का सिद्धांत था। उसमें जो कार्य विभाजन है उसके फिर मैंने आपको सकारात्मक प्रभाव भी बताए थे। उसमें बताया था योग्यता अनुसार कार्य विभाजन से विशेषज्ञता बढ़ती है, कर्मचारी की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, व्यक्ति की योग्यता, क्षमता एवं रुचि का पूर्ण उपयोग संभव होता है। क्या है, कार्य विभाजन के सिद्धांत है, मैंने आपको अच्छे से कराए थे। कार्य विभाजन के जो सिद्धांत है इसकी अवहेलना के भी प्रभाव होते हैं, जैसे विशिष्टीकरण के लाभों की प्राप्ति नहीं होती है, कर्मचारियों की कार्यकुशलता में कमी भी हो जाती है, व्यक्तियों को उनकी दक्षता, योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो व्यक्ति जो कार्य चाहता है जरूरी नहीं है उसे वही कार्य दिया जाए। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद सेकंड मैंने आपको बताया था अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो अधिकार का अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए आज्ञा देने या निर्देश देने से है। तो अधिकार होता है कुछ जो व्यक्ति हैं, प्रशासन है, उसके द्वारा कुछ अधिकारी को नियुक्त कर दिया जाता है और उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं जिससे वे जो कार्य करा रहे हैं उसके लिए उन्हें अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं कि आपको जो कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं उनसे किस प्रकार कार्य करवाना है, और वो जो अपने अधिकार है वो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही क्या है, अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। मैंने आपको अच्छी तरह से जो वीडियो थी, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने करा दिया था। एक बार इसकी भी रीडिंग कर लेते हैं। अधिकार का आशय किसी कार्य को करने के लिए आज्ञा देने तथा निर्देश देने से है। प्रशासन में अधिकारी को उचित एवं पर्याप्त अधिकारी भी प्रदान किए जाने चाहिए जिससे कि वे अपने उत्तरदायित्व को भली भांति निर्वाह कर सके। हेनरी फ्योल के अनुसार
अधिकार आदेश देने एवं आज्ञा पालन करने का अधिकार है, यानी जो हेनरी फ्योल हैं उन्होंने बताया है जो अधिकार है आदेश देने एवं आज्ञा पालन करने का भी अधिकार होता है, जबकि उत्तरदायित्व अधिकार का उप सिद्धांत होता है। ठीक है। अधिकार एवं दायित्व के सिद्धांत के सकारात्मक प्रभाव ये लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। जो अधिकार हैं, जो अधिकार उत्तरदायित्व के होते हैं, ये लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। फिर उसके बाद है इसमें कर्मचारियों के साहस एवं विश्वास में वृद्धि होती है। जो अधिकार एवं दायित्व हैं इससे क्या होता है, इसमें कर्मचारी को जो साहस है उससे और जो उसका विश्वास है उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि किसी व्यक्ति को कोई अपना लक्ष्य है क्योंकि निर्धारित करके दे दिया जाता है तो उससे क्या है जो अपना लक्ष्य है उसको आप आसानी से प्राप्त भी कर सकते हो। फिर मैंने अधिकार एवं दायित्व सिद्धांत के अवहेलना के प्रभाव बताए थे। सभी अधिकारों को गलत प्रयोग होने का भय रहता है, यानी जो अधिकार एवं दायित्व हैं जरूरी नहीं है जिस व्यक्ति को अधिकार सौंपे हैं वो अपने जो अधिकार हैं उनका गलत प्रयोग करे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्या है, इसकी एक अवहेलना है। कर्मचारियों के साहस में कमी हो सकती है, उसके कारण आवश्यकता से कम अधिकार होने पर व्यवसाय के लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाते हैं। यानी आवश्यकता से अगर कम अधिकार दिए हैं जिससे उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो अधिकार देना चाहिए वो नहीं दिया है, तो उससे क्या है लक्ष्य प्राप्त करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, लक्ष्य में प्राप्त नहीं हो पाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आज का आपका टॉपिक है अनुशासन का सिद्धांत। तो अब पढ़ते हैं अनुशासन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, यानी जो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो अनुशासन का आशय है कर्मचारियों में नियमों एवं नौकरी की शर्तों का पालन करना, आज्ञा पालन करना, परिश्रम से कार्य करना, व्यवहारिकता आदि से है। यानी जो कर्मचारी हैं उनको आप देखते हो कोई नौकरी करने के लिए जा रहा है तो उसमें कुछ शर्तें दी होती हैं, जैसे किसी अगर सामने वाले ने कुछ आपको बताया है तो उसको पालन करना, उसका आज्ञा पालन होना, परिश्रम से कार्य करना, जिस व्यक्ति ने जो कार्य दिया है उसको पूरी मेहनत से शिद्दत से करना, व्यवहारिकता आदि यानी व्यवहार अगर सामने वाले व्यक्ति से अगर बात आप कर रहे हो तो उससे बात भी अच्छे तरह से ही करना। ये क्या है अनुशासन का सिद्धांत, यानी कर्मचारियों में नियमों एवं नौकरी की शर्तों का पालन करना, यानी कर्मचारी को जो नियम दिए हुए हैं, जो नौकरी की शर्त दी हैं उनको पालन करना होता है, क्या कहलाता है अनुशासन। ठीक है। आप भी देखते होंगे अगर स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हो, आपकी क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके भी कुछ ना कुछ रूल होते हैं। अगर सामने टीचर पढ़ा रहा है तो आप उसकी बात सुनोगे, जो उसने रूल बनाए हैं उसके हिसाब से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अनुशासन ऐसा ना होगा टीचर सामने पढ़ा रहा है और आप शोर मचाते रहोगे, तो ये क्या अनुशासन के सिद्धांत की अवहेलना हो जाएगी। इसलिए जो उसने कार्य कर्मचारी को सौंपा है, जो नियम बनाए हैं, जो आपकी पढ़ाई के लिए जो नियम बनाए हैं टीचर ने, तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो अनुशासन का आशय है कर्मचारियों में नियमों एवं नौकरी की शर्तों का पालन करना, आज्ञा पालन करना, परिश्रम से कार्य करना, व्यवहारिकता यानी बात करने का ढंग अच्छे से करना आदि से है। प्रत्येक व्यवसाय के लिए उसके कर्मचारियों में अनुशासन होना अत्यंत आवश्यक है। हेनरी फ्योल के अनुसार बुरा अनुशासन एक बुराई है जो बुरे नेतृत्व से आता है। यानी जो हेनरी फ्योल है उन्होंने बताया है बुरा अनुशासन जो एक बुराई होती है और बुरे नेतृत्व से आता है। जो सामने वाला उसका नेतृत्व कर रहा है, लीडरशिप कर रहा है, उससे ही बुरा अनुशासन और एक बुराई बनती है। ठीक है। बुरा अनुशासन क्योंकि नेतृत्व लीडर जो होता है वो सभी को चलाने वाला होता है, जो वो अनुशासन बनाएगा उसी के हिसाब से कार्य भी किया जाता है। तो उन्होंने बताया, हेनरी फ्योल ने बताया है बुरा अनुशासन एक बुराई है जो बुरे नेतृत्व से आता है। ठीक है। उसके बाद है अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रत्येक स्तर पर योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति, स्पष्ट नीतियाँ एवं उचित दंड की आवश्यकता होती है। यानी जो अनुशासन बताता है प्रत्येक स्तर होता है, उसमें जो अनुशासन बना रहा है वो योग्य होना चाहिए। ऐसा ना हो खुद अनुशासन में नहीं रहता हो और दूसरों को अनुशासन के लिए बोलता हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी जो वो व्यक्ति है, जो सामने वाला व्यक्ति है, वो भी योग्य होना चाहिए और अनुशासन में ही रहना चाहिए। वो ही अनुशासन के बारे में भी बात करने वाला होना चाहिए। अनुभव होना चाहिए, यानी वो अनुभवी होना चाहिए। अगर कोई चीज़ वो उसने अनुशासन बनाया है तो वो उसको पहले उसने प्रयोग किया हुआ हो, अनुभव हो उसे उस चीज़ का। ऐसा ना हो अनुशासन बना दिया उससे गलत प्रभाव पड़े। तो ये क्या है, एक अनुशासन के रूल भी होते हैं। व्यक्ति है, स्पष्ट नीतियाँ होनी चाहिए,
यानी जो उसकी नीतियाँ हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए एवं उचित दंड की भी आवश्यकता होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो उसको उचित दंड भी दिया न जाना चाहिए। ये क्या है, अनुशासन का सिद्धांत होता है। अनुशासन सिद्धांत के कुछ सकारात्मक प्रभाव होते हैं। उसमें पहला है अनुशासित संस्थाओं की साख लोगों की दृष्टि में अधिक होती है। यानी जो अनुशासित संस्था हैं उनकी जो साख है लोगों की दृष्टि में अधिक होती है। क्योंकि आपने भी देखा है, अगर किसी स्कूल में आप एडमिशन करने के लिए जाते हो, सबसे पहले क्या देखते हो, अनुशासित संस्था है या नहीं। आप अगर अनुशासन में कोई संस्था नहीं रहती है तो आप उस शाख में एडमिशन नहीं लोगे, उस स्कूल में एडमिशन आप नहीं लोगे। एडमिशन वहाँ लोगे जहाँ जो बच्चे हैं वो सभी अनुशासित होंगे और जो वो स्कूल है वो अनुशासन में कार्य कर रहा होगा। उसके बाद है कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि होती है, जो इसकी सकारात्मक प्रभाव है। इसमें कर्मचारी की कुशलता में वृद्धि भी होती है। श्रम प्रबंध के संबंधों में सुधार होता है। जो श्रम होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, और प्रबंध जो होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, इससे जो उसके जो संबंध हैं आपस में तालमेल है वो अच्छे से हो जाता है और उसमें सुधार होता है। तो ये क्या है, अनुशासन सिद्धांत के सकारात्मक प्रभाव। फिर दिया हुआ है अनुशासन सिद्धांत की अवहेलना के प्रभाव। पहला है इसमें व्यवसाय में अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। यानी जो व्यवसाय है उसमें अविश्वास की भावना भी उत्पन्न हो सकती है। सामने वाला अगर आपसे कोई रूल फॉलो करवाने के लिए बोल सकता है तो आप क्या है, उसको मना कर सकते हो। यानी अविश्वास की भावना भी उत्पन्न हो सकती है। संस्था में अव्यवस्था का बोलबाला होता है। यानी जो संस्था है उसमें अव्यवस्था का बोलबाला हो सकता है। कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे बोल रहा है किसी चीज़ को फॉलो करवाने के लिए, आप नहीं करो तो उससे क्या अव्यवस्था होगी। संस्था की साख तथा कर्मचारी की कुशलता में भी कमी होती है। ये क्या है, एक अनुशासन का सिद्धांत है, यानी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, तो मैंने आपको डिसिप्लिन के बारे में बताया, अनुशासन के बारे में, और फिर अनुशासन के सिद्धांत के जो सकारात्मक प्रभाव है उसके बारे में बताया। अनुशासन के सिद्धांत के कुछ अवहेलना के प्रभाव भी होते हैं उसके बारे में बताया। कल जो हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे वो करेंगे आदेश की एकता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।